एफआईआईज की बिकवाली, क्योंकि हमने देखा है कि दिसंबर में अब तक एफआईआईज ने तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं और लगातार 19 सेशन से एफआईआईज बिकवाली के मूड में। हालांकि डीआई से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एफआईआईज की जो बिकवाली है वो कहीं ना कहीं बाजार को परेशान जरूर कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय बाजार को लेकर विदेशी निवेशक क्या नजरिया बना रहे हैं, मौजूदा बाजार में क्या रणनीति अपनानी चाहिए और उभरती कंपनियों की पहचान कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पे ईटी न्यूज़ स्वदेश पर लगातार मदद करते हैं आपके लिए बड़े एक्सपर्ट, अपने डोमेन के तमाम बड़े एक्सपर्ट जो होते हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं। और ऐसे ही कई मुद्दों पर हमने जॉय ऑफ कंपाउंडिंग के लेखक और स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स के फाउंडर गौतम वैद से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। गौतम, नैरो डाउन करने से पहले एक आपका ब्रॉड व्यू जानते हैं, क्योंकि आप एक खुद भी इंडियन हैं, आप इंडियन मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी को समझते हैं, प्लस आप ग्लोबली बहुत अच्छे अक्लेम्ड इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करते रहते हैं और टच में रहते हैं, जो इंडिया का कम्प्लेक्शन चेंज होता हुआ देख रहे हैं कुछ अरसे से। तो वो कैसे इनपुट्स हैं? आपके पास एक एक्सटर्नल व्यू भी है इंडिया का, जो टॉप ऑफ द लाइन व्यू है, जो आपने गैदर किया है अपने एक्सपीरियंस से और अपने नेटवर्क से, प्लस आपके पास एक इनसाइडर व्यू है। तो ये बिग पिक्चर जो इंडिया अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में समझाइए। सो बेसिकली हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि कोई भी नेशन जब $2 ट्रिलियन जीडीपी से $5 ट्रिलियन तक जाती है, उस समय सबसे मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन होता है शेयर मार्केट में फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉरेनर्स के बीच में। इंडिया का ओपिनियन बहुत पॉजिटिव है निवेश के लिए एंड लीडरशिप काफ़ी स्ट्रांग है हमारी। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स पिछले कुछ सालों में हम लोग लाए हैं, जीएसटी हो या रेरा हो, और हाल ही में बैंकिंग रिफॉर्म्स हो, प्लस हर साल इंक्रीमेंटली ऑन द मार्जिन हर साल इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। सो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बरकरार है लॉन्ग टर्म के लिए एंड ओवरसीज इन्वेस्टर्स काफी पॉजिटिव हैं इंडियन मार्केट के ऊपर। राइट। गौतम, ये भी एक्सप्लेन करें कि आपका खुद का इन्वेस्टिंग स्टाइल कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ या कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स। आपने भी अपनी मिस्टेक्स की होंगी अर्ली इयर्स में, फिर आपने ग्लोबल बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स को स्टडी किया। इनफैक्ट आपकी किताब में के ऊपर भी सपोर्ट है मिस्टर बफेट का भी, और आप सबसे मिले टॉप इन्वेस्टर्स। तो आपका इनका इन्फ्लुएंस आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल को इवॉल्व होने में कैसा हुआ है? जी अजय, सो शुरुआत में जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत की थी, तब मैं लो प्राइस टू अर्निंग्स, लो प्राइस टू बुक स्टॉक्स दिखता था, क्योंकि मैंने बेंजामिन ग्राहम की किताब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ के शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने वॉरेन बफेट, फिल फिशर और चार्ली मंगर के बारे में पढ़ा और फिर क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना शुरू किया। लेकिन आज के दिन मेरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट काफी ब्रॉडन हो गया है। आज इसमें सिक्लिकल्स, कमोडिटीज, स्पेशल सिचुएशंस लाइक डी मर्जर्स, रिवर्स मर्जर्स, टर्न अराउंड्स, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, हाइपर ग्रोथ एट अ एक्सपेंसिव प्राइस, मल्टीपल एरियाज में आज मैं निवेश कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले 15 सालों में हर साल कुछ ना कुछ नया सीख कर मैं आगे बढ़ा हूँ और अपना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट को चौड़ा किया है। सो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी सिंगल स्ट्रैटेजी या स्टाइल हर मार्केट कंडीशन में चलती नहीं है, एंड इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि हम पढ़ लिख कर अपने हॉराइजन्स बढ़ाएं एंड बदलते समय के साथ अपने आप को भी बदलें और ग्रो करें, ताकि मार्केट में जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं उनमें हम निवेश कर सकें। एंड एक बात समझना बहुत जरूरी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हर वक्त इंडियन शेयर मार्केट में कोई ना कोई सेक्टर में बुल मार्केट चल रहा होता है। अब देखिए 2009 से 2013 के बीच में जब बेयर मार्केट चल रहा था, उस समय भी फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज और एफएमसीजी कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को खूब पैसे बना के दिए। लेकिन अगर आप उन सेक्टर्स में रुचि नहीं रखते और अगर आपको आइडिया नहीं होता उन सेक्टर्स के बारे में, तो आप वो बुल मार्केट मिस कर देते। सिमिलरली पिछले साल मार्च से लेकर अभी तक काफी सेक्टरों में बुल मार्केट शुरू हो गया है, स्पेशली इंटरनेट कंपनीज में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, फिनटेक, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, इतने सारे नए इंडस्ट्रीज में बुल मार्केट शुरू हो गया कोविड के चलते। सो हमें सीखते रहना चाहिए एंड बढ़ते रहना चाहिए मार्केट में, अगर सफल निवेशक बनना है तो। राइट। गौतम, हमारी तो काफ़ी सालों से बातचीत हो रही है। मैंने खुद देखा है कि आप जो हैं अपने पोर्टफोलियो और सिलेक्शन के क्राइटेरिया काफ़ी डिस्कस करते हैं।
कि किस तरह की कंपनी को जज करना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, किस तरह की कंपनी लॉन्जिविटी ग्रोथ वाली होती है। तो नाउ जब आप इंडियन मार्केट्स में खुद प्लंज ले रहे हैं एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर एंड मनी मैनेजर, अदर पीपल्स मनी यू विल बी मैनेजिंग, तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क किस तरह से डिज़ाइन किया है, उसके पीछे के थॉट प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए। जरूर। सो स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स आइडेंटिफाई करती है इमर्जिंग कंपनीज और एस्टैब्लिश कंपनीज इन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स। सो जहां तक इमर्जिंग कंपनीज का सवाल है, हम इस्तेमाल करते हैं अ फ्रेमवर्क कॉल्ड वेरिएंट परसेप्शन। वेरिएंट परसेप्शन का मतलब ये होता है कि जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आज के दिन लो है, जब वो बढ़ता है और साथ में अर्निंग्स ग्रोथ आती है, तो उन कंपनीज की वैल्यूएशन री रेटिंग होती है और आपको मल्टीप्लाई के रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये एक तरह का स्टाइल है वेरिएंट परसेप्शन। दूसरा, हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स में। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स मिलती हैं उन इंडस्ट्रीज में जिनमें मोनोपोली या ओलिगोपोली स्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री टेलविंड हो, लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ हो, काफी साल आगे के लिए ग्रोथ विजिबिलिटी हो। इनमें आपको बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज मिलेंगी, लेकिन उनके दाम और वैल्यूएशंस काफी हाई होंगे, तो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलेंगी। सो अब एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें आपके पास लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स भी हो और साथ साथ ये शॉर्टर टर्म टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज भी हो जो वेरिएंट परसेप्शन से आते हैं। सो ये हमारा ब्रॉड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, वेरिएंट परसेप्शन और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स। राइट गौतम, एक बात नेसेयर्स बोलेंगे या लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट कि ये एक इस समय बहुत क्राउडेड भी हो गया है इंडियन मार्केट। 2013 से एक्चुअली बुल रन चालू हुआ था और लास्ट 4 साल में तो अगर हम वो 6 महीने का एक्सट्रीम पेसिमिज्म का शॉर्ट बाउट कोविड रिलेटेड को भी माइनस कर दें तो 4 साल में तो बहुत ब्रॉडन हुआ है। तो क्या हम एक मैच्योर बुल मार्केट में हैं अभी, या हम अभी भी आपको रनवे ऑफ अपॉर्चुनिटी लंबा दिखता है? इंडिया की बुल मार्केट पिछले 30 साल से चल रही है जय। एंड जब सेंसेक्स 100 से 60,000 हो गया, जब सेंसेक्स 1000 पहुंचा तब भी लोग सोच रहे थे कि बुल मार्केट खत्म हो गया है। जब सेंसेक्स 10,000 हुआ तब भी लोग बात कर रहे थे कि बुल मार्केट खत्म हो गया है। 50,000 हुआ, 60,000 हुआ और ये 1 लाख भी जाएगा फ्यूचर में, और फिर शायद 2-3 लाख 5 लाख तक भी जाएगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन ऑल थ्रू आउट नेसेयर्स विल ऑलवेज बी स्केप्टिकल। और बल्कि ये अच्छी चीज है, जितना स्केप्टिसिज्म रहेगा उतना ही मार्केट आगे बढ़ेगा। मार्केट ऐसे ही चलता है। जिस दिन सारे के सारे लोग बुलिश हो गए, इसका मतलब मार्केट टॉप आउट कर गया और फिर बेयर मार्केट शुरू। जी गौतम, अब ये बताइए कि आपका पोर्टफोलियो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? आप मैनेजमेंट से मिलते हैं, आप उनके कॉन कॉल सुनते हैं, आप बाजार में स्कटल बट करते हैं, क्या खबर है, क्या स्ट्रीट में बज़ है, वो सब सुनते हैं, अपने खुद नोट्स बनाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, या ऑल मिक्स? क्योंकि अलग अलग तरीके के कुछ लोग बहुत हार्डलाइन होते हैं बाजार में कि नहीं, हमें मैनेजमेंट से बात ही नहीं करनी है, हमें सुनना ही नहीं है। और कुछ होते हैं कि नहीं, जब तक मैनेजमेंट में कंफर्ट नहीं आएगा तब तक बाकी सारी तो सेकेंडरी डेटा है जो सबके पास है। सबके पास मतलब सबके जैसे रिटर्न, अल्फा किधर है? तो आप अपना कुछ अगर शेयर कर सकते हैं। तो मैं अपना पूरा आइडिया जनरेशन प्रोसेस शेयर करता हूँ आपके दर्शकों के साथ। इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो लेकिन अगर आप इस लिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं इंडियन मार्केट में। सो हर रोज एवरी सिंगल डे मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हर एक सिंगल कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट गो थ्रू करता हूँ। एंड मैं प्रेस रिलीजेस, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की डील अनाउंसमेंट्स, पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स, जॉइंट वेंचर अनाउंसमेंट सब ट्रैक करता हूँ। एंड हर क्वार्टर में एक वेबसाइट है screener.in, उसमें जाके मैं चेक करता हूँ कौन सी कंपनीज में ब्रेकआउट अर्निंग्स आ रही है। ब्रेकआउट अर्निंग्स का मतलब वो कंपनीज जिसमें रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 100% की बढ़त है और नेट प्रॉफिट में 400 से 500% प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। सो बेसिकली इन सब कंपनीज में क्या होता है कि शेयर मार्केट इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस को सही लेवल पे लाने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो अगर आप इन कंपनीज के स्टॉक को अगले दिन 5-10% ऊपर भी खरीद लें, अब तब भी इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा मैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करता हूं ऑफ माय पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। मेरे जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं और जिन कंपनीज को मैं ट्रैक कर रहा हूं उनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करता हूं ऑन ट्रेंड लाइन, अल्फा स्ट्रीट, रिसर्च बाइट्स और कंपनी वेबसाइट का इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन। एंड इस कंपनी के ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, ग्लोबल पीयर्स क्या बोल रहे हैं, उनका आउटलुक क्या है, उस पर भी ध्यान देता हूँ। मैनेजमेंट इंटरव्यूज देखता हूँ बिजनेस चैनल्स पे, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया पे। एंड स्क्रीनिंग टूल्स, मैंने एक screener.in कहा, एक और एक स्क्रीनिंग टूल है तिजोरी फाइनेंस, वो भी इस्तेमाल करता हूँ। उसमें मैं देखता हूँ कौन सी कंपनीज बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन
कर रही हैं या आप जिनका ईटी नाउ भी capacity बहुत रेगुलर expansion देखते हैं, मुझे आपने बताया था एक बार कि आप ईटी नाउ बहुत रेगुलर देखते हैं। हाँ जी ईटी नाउ बहुत सालों से देख रहा हूँ और आप ईटी बहुत नाउ कुछ पे भी सीखने मिला है बिजनेस आपके और आपके टीम इंटरव्यूज सारे बिग कॉर्पोरेट्स के बहुत देखते हैं। से हाँ जी तो स्क्रीनिंग टूल्स में मैं राइट, देखता हूँ थैंक यू। हाँ जी, तो स्क्रीनिंग टूल्स में मैं देखता हूँ जिन कंपनीज का केपेक्स हाल ही में खत्म हुआ है या जो बड़े केपेक्स कर रहे हैं, कौन से कंपनीज के शेयर 52 वीक हाई या मल्टी ईयर हाई मार रहे हैं, दोज आर गुड स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर आइडिया जनरेशन। फिर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स, बहुत सारी अच्छी ब्रोकरेज हाउसेज हैं इंडिया में जो अच्छी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, जैसे एम्बिट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इंडिया इन्फोलाइन, निर्मल बांग, एक्सिस, स्पार्क कैपिटल। और मैं अपने वॉचलिस्ट कंपनीज और पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की एनुअल रिपोर्ट